आप जुड़े हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क के साथ। आज किसान आंदोलन का 23वां दिन है। दिल्ली में ठंड 4 डिग्री के नीचे जा रही है। सरकार अब भी कानून रद्द नहीं करने पर अड़ी है, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़िग है। ठंड, भूकंप जैसी कोई भी बात उन्हें डगमगा नहीं रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। उस पर मीडिया में अलग अलग बातें प्रचारित हुई। कोर्ट के इस निर्णय में क्या है, सरकार का क्या जवाब है, आगे किसानों की रणनीति क्या होगी, इस प्रकार के कई सवाल खड़े हुए हैं। सुनवाई में CJSA बोबडे ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से पूछा है कि क्या संघ कह सकता है कि बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कानून के तहत कोई कार्यपालिका कार्रवाई नहीं की जाएगी। AG के वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि वह केंद्र सरकार से निर्देश लेने के बाद वापस आएंगे। कल रात 17 दिसंबर को एक वीडियो जारी करते हुए किसान नेता योगेंद्र यादव ने कोर्ट में दायर उस याचिका और कोर्ट के फैसले पर अपना स्पष्टीकरण दिया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार। आज की बातचीत सुप्रीम कोर्ट में आज की हियरिंग के बारे में, क्योंकि हम सब इसके बारे में जानना चाहते हैं। आज अपनी सुबह के ब्रॉडकास्ट में, सुबह के फेसबुक लाइव में मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या चिंताएं हैं, क्या क्या बातें हमारे मन में हैं जो चल रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में फिर हियरिंग हुई, हियरिंग लंबी चली और उसके अंत में अभी बस 1 घंटा पहले ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। तो अब तक जो सारी बातें थी वो बातचीत के ऊपर आधारित थी। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि जब हियरिंग होती है उस वक्त जजेस कुछ बात कहते हैं, लेकिन वो जजेस का ऑर्डर नहीं होता। बाद में शाम को थोड़ी देर बाद जजेस का फॉर्मल ऑर्डर आता है और जो चीज इंप्लीमेंट होती है वो ऑर्डर है। जो उन्होंने बीच में बोला है वो डायलॉग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्जर्वेशंस कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन से सुप्रीम कोर्ट के माइंड का पता लगता है, लेकिन वो ऑपरेटिव ऑर्डर नहीं है, उसके आधार पे कुछ होता नहीं है। इसलिए मैं इंतजार कर रहा था। बाकी सब लोग सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी कर रहे थे कि आज क्या हुआ। हम कई साथी इंतजार कर रहे थे कि एग्जैक्टली ऑर्डर में कहा क्या गया है। कुल मिला के मोटी खबर यह है कि ऑर्डर राहत देने वाला है। राहत क्यों? कोई किसानों को बहुत बड़ा कंसेशन मिल गया? नहीं, कोई बहुत बड़ा कंसेशन नहीं मिला है। राहत देने वाला इसलिए है कि जो चिंता थी, हम में से कई लोगों के मन में जो चिंता थी वो नहीं हुई। आपको ध्यान होगा सुबह मैंने क्या कहा था। मेरे मन में चिंता थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला जाएगा तो हो सकता है जैसे शाहीन बाग के केस में हुआ, एविक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर कर दे कि आप छोड़िए, सड़क छोड़िए। इस तरह का कई बार कोर्ट्स इस तरह का रवैया लेते हैं। बहुत ही एक लीगलिस्ट, एक बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर टाइप सा रवैया। अरे सड़कों पे क्यों खड़े हो, खाली करो। किस उद्देश्य के लिए आए हो, क्या दिक्कत है, इसके ऊपर विचार नहीं किया जाता। दूसरी चिंता ये थी कि कोर्ट की तरफ से जबरदस्ती सुलह सफाई की कोशिश होगी। बैठो बैठो, तुम्हारी बात नहीं बन रही, मैं तुम्हारी सुलह सफाई करवा रहा हूं, जब दरअसल कोर्ट का काम नहीं है। तीसरी चिंता ये थी कि कोर्ट ये लॉ किसानों के हक में है या नहीं है, इसके बारे में अपना एक ओपिनियन दे सकता है, जो दरअसल कोर्ट का काम नहीं है पॉलिसी के अंदर जाना। और कोर्ट ने पहले खुद भी अपने 2 जजमेंट्स के अंदर स्पष्ट किया है कि वो पॉलिसी में नहीं जाना चाहता। और चौथी चिंता ये थी कि जो असली सवाल सुप्रीम कोर्ट को अटेंड करना है वो सवाल सुप्रीम कोर्ट अभी अटेंड नहीं करेगा। यानी कि ये कानून कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है कि नहीं है, संवैधानिक है या नहीं, वो नहीं करेगा। तो अब के ऑर्डर के आधार पे हम देख सकते हैं कि हमारी चिंताएं कहां तक सही थी, कौन से गलत थी। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस पूरी हियरिंग के बाद कोर्ट ने कहा है कि किसानों को हटाया नहीं जा सकता। बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है। मैं ऑर्डर का वो एक पैरा पढ़ देता हूं जो कि रेलेवेंट है इस केस में। We clarify that this court will not interfere with the protest in question। हम स्पष्ट कर दें कि कोर्ट इस विरोध प्रदर्शन में दखलंदाजी नहीं करेगा। Indeed, the right to protest is part of a fundamental right and can, as a matter of fact, be exercised subject to public order। विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार मौलिक अधिकार है और इसको पब्लिक ऑर्डर को जब तक चैलेंज ना किया जाए तब तक इसका एक्सरसाइज किया जा सकता है। There can certainly be no impediment in the exercise. There can certainly be no impediment in the exercise of such rights, as long as it is non-violent and does not result in damage to life and property of other citizens and is in accordance with law। प्रोटेस्ट करने में
इस कोई बाधा नहीं पहुंचाई जा सकती, इस हक को रोका नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता जब तक इसमें हिंसा ना हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज ना हो और दूसरे सिटीजन्स की लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किया जाए। यही बात तो किसान भी कह रहे हैं। सो वो कहते हैं, वी आर ऑफ द व्यू दैट एट दिस स्टेज the farmers' protest should be allowed to continue without impediment and without any breach of peace either by the protesters or the police. हमारा यह मानना है कि इस स्टेज पर किसानों की प्रोटेस्ट को चलने देना चाहिए, इसमें किसी तरह की बाधा या शांति भंग ना पुलिस की तरफ से हो ना प्रोटेस्टर्स की तरफ से हो। मैं स्वागत करता हूं। मेरी चिंता थी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इससे खराब हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं सलाम करता हूं। कोर्ट ने वो सब बातें कही जो कही जानी चाहिए कि प्रोटेस्ट करना कोई खास, ये कोई कंसेशन नहीं है, कोई हम मांग नहीं रहे, ये हमारा हक है। इस देश का संविधान हमें हक देता है, ये कोई खैरात नहीं है। बस इतना मुझे ध्यान रखना है कि हिंसा नहीं हो, इतना ध्यान रखना है कि दूसरों को मैं कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज ना करूं, ब्रीच ऑफ पीस ना हो, ये सब नहीं करना। और ये आंदोलन इतना अद्भुत रहा है कि इस सब चीज के बावजूद इसके कि पुलिस ने रास्ते में आंसू गैस चलाई, पानी फेंका, गड्ढे खोदे, पत्थर लगाए, लेकिन आंदोलनकारियों की तरफ से जनता के विरुद्ध कोई हिंसा नहीं हुई, पुलिस के विरुद्ध कोई हिंसा नहीं हुई। इसलिए इस आंदोलन पे भरोसा करने का कारण है और ये एक सबसे बड़ा राहत की बात है। हालांकि कोर्ट कहता है कि इसके बारे में ये सुनवाई बाद में हो सकती है बीच में। जैसा आपको पता होगा, कल से सुप्रीम कोर्ट की बेंच, सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी हो रही है, सर्दी की छुट्टी हो रही है और अब जनवरी के अंदर कोर्ट की मीटिंग होगी, कोर्ट दोबारा बैठेगा। तो कोर्ट ने कहा है कि अब मामले को जनवरी में लेंगे, लेकिन साथ में एक छोटा सा पुछल्ला जोड़ दिया है कि अगर वेकेशन बेंच का मतलब होता है कि जब कोर्ट की छुट्टियां होती हैं तो छुट्टी के अंदर भी 2-3 जज, उनको छुट्टी नहीं होती, वो बैठते हैं और कोई भी अर्जेंट मैटर है उसको सुनते हैं। तो उन्होंने ये छोटा सा रास्ता खोल दिया, एक पतली गली, कि हाँ अगर जरूरत हो तो वेकेशन बेंच के पास ले जा सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी बात ये है कि कोर्ट कह रहा है कि भाई अब अगले 15 दिन तक इनको डिस्टर्ब मत करो। अच्छी खबर है, राहत की बात है। बाकी मुद्दों पे क्या है, ये जो जबरदस्ती सुलह सफाई वाली बात थी उसके बारे में डर ये था कि कोर्ट बिना दूसरों को सुने कहीं अपनी तरफ से कमेटी बना देंगे और कहेंगे कि भाई आप अब इसकी बात मानिए। फॉर्चुनेटली कोर्ट ने वो नहीं कहा है। कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से रिकॉग्नाइज किया है कि कमेटी बनाएगा कोर्ट। मेरे मन में उसको लेके संदेह है, वो कोर्ट में कमेटी बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये कमेटी तभी बनेगी जब किसान संगठनों की राय ली जाए। इसके बारे में किसान संगठनों की राय पूछी जाएगी। तो वो कहते हैं, दिस मे नॉट बी पॉसिबल विदाउट हियरिंग ऑल द नेसेसरी पार्टीज। Till the parties come before us, it would be advisable to obtain suggestions about the constitution of the said committee from all the parties, which may be submitted by them on the date of the next hearing in the matter. Basically, कोर्ट कहता है कि हाँ हम कमेटी तो बनाएंगे, एक न्यूट्रल लोगों की, वो कहते हैं to constitute a committee comprising independent and impartial persons, including experts in the field of agriculture for the purpose. तो कोर्ट कहता है कि हम इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल लोगों को कमेटी में बनाना चाहते हैं। अब इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल कौन है, ये बिल्कुल नजरिए की बात है। एक नजरिए से देखें तो कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट है, दूसरे नजरिए से देखें तो वो लेफ्टिस्ट है, तीसरे नजरिए से किसी दूसरे के बारे में देखें तो वो राइटिस्ट है। खैर, कोर्ट इस पे कैसे सोचेगा मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने कहा है कमेटी तो बनेगी, लेकिन कमेटी बनने से पहले जो तमाम किसान संगठन है उनकी राय ली जाएगी और कहा है कि अगली जब भी हियरिंग होती है जनवरी के महीने में, तब तक किसान संगठन इसके बारे में अपना ओपिनियन लेकर आए। बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। दिक्कत कमेटी के बारे में यही है कि ये वो सवाल नहीं है जिसको 5 एक्सपर्ट लोग बैठ के तय कर सकें। इस सवाल में सबसे गहरा सवाल है कि इस देश में किसान की कीमत क्या है, क्या किसान इस देश का निर्माता है कि नहीं है। आप एग्रीकल्चर पॉलिसी के एक्सपर्ट
कुछ होंगे जो बताएंगे कि इससे देश में एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ जाएगा, इससे एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। दूसरे लोग कहेंगे लेकिन इससे क्या किसान को फायदा होगा? असली सवाल यही है। इसलिए सवाल वो नहीं है जिसको एक्सपर्ट खाली तय कर सके। फिर भी कोर्ट कमेटी बनाना चाहता है, पर कम से कम इतना मान लिया है कि किसान संगठन अपनी राय इस पे देंगे, और जब वो होगा तो किसान संगठन निश्चित अपनी राय देंगे, और उस सब राय के बाद कोर्ट किस तरह से कमेटी बनाता है देखने की बात है। मेरी अपनी समझ है कि कोर्ट को कमेटी बनाने और इस तरह से कॉम्प्रोमाइज करवाने के मामले में नहीं उलझना चाहिए, बहुत समझदारी की बात नहीं रहेगी। तीसरा सवाल इससे जुड़ा था पॉलिसी का, कि क्या कोर्ट खुद इसके ऊपर ओपिनियन देना चाहता है कि ये कानून किसानों के हक में है या नहीं है। मैंने कल से बार बार कहा है कि कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट 2 बार बोल चुका है कि भाई इन चीजों में हमें नहीं फंसना। जब एग्रीकल्चर के, बाकी तो बहुत चीजों में बोलते ही रहते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में 2 बार सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है। जब फार्मर सुसाइड वाला केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पॉलिसी मैटर है, सरकार हैंडल करे। ड्राउट के अंदर जब हमने किसानों के लिए मुआवजा मांगा, कहा कि बैंक इंटरेस्ट इसमें मुलतवी करें, तो कोर्ट ने कहा ये एग्जीक्यूटिव मामले हैं, पॉलिसी मामले हैं, सरकार इसको तय करे। तो अगर तब कोर्ट का ये व्यू था, तो आज कोर्ट को अपना व्यू बदलना नहीं चाहिए। इसके बारे में कोर्ट ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। टिप्पणी नहीं की, वही मुझे अच्छा लगता है। चौथा सवाल कॉन्स्टिट्यूशन का, जो सवाल दरअसल कोर्ट को लेना चाहिए, क्या ये तीनों कानून संविधान सम्मत हैं? उनके बारे में कोर्ट अभी कुछ नहीं कहता। उसमें सिर्फ इतना ही कहा है कि ये प्रोटेस्ट इन 3 कानूनों के खिलाफ हो रहे हैं, और इन तीनों कानूनों के खिलाफ रिट पिटीशन है। द रिट पिटीशंस चैलेंजिंग द सेड लॉज हैव बीन फाइल्ड बिफोर दिस कोर्ट एंड विल बी डिसाइडेड इन ड्यू कोर्स। सिर्फ इतना कहा है कि इनके बारे में रिट पिटीशन फाइल हो गए हैं, और ड्यू कोर्स यानी कि समय के हिसाब से, सामान्य प्रक्रिया के हिसाब से किए जाएंगे। अब ये सुन के मेरे को थोड़ा डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि सामान्य प्रक्रिया के अंदर 370 आर्टिकल के बारे में जो कोर्ट में पिटीशन आई थी, उस पर आज तक विचार ही नहीं हुआ। 1.5 साल हो गए हैं, अब तक कोर्ट ने हाँ ना मतलब हियरिंग शुरू नहीं की है। सिटीजनशिप एक्ट के बारे में लगभग अब ऑलमोस्ट 1 साल होने को आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग ही शुरू नहीं की है। तो इस सवाल पे हियरिंग जल्दी होगी नहीं होगी, अभी तो कुछ पता नहीं लग रहा। तो इसके बारे में चिंता है, क्योंकि जो काम करना चाहिए, एक काम है जो कोर्ट को करना चाहिए, इस सवाल पे कोर्ट को वर्डिक्ट देना चाहिए, एडजुडिकेट करना चाहिए, फैसला सुनाना चाहिए, और वो फैसला कि ये संवैधानिक है या संवैधानिक नहीं है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ नहीं कहा है। तो कुल मिला के समझिए, एक जो आशंका थी वो टल गई है, कम से कम अगले 10-15 दिन के लिए टल गई है। हालांकि जैसा मैंने कहा, कोर्ट का जजमेंट कहता है, आज मुख्य बात ये हुई कि जो 8 संगठन जिन्हें कोर्ट की तरफ से नोटिस गया था, उनमें से केवल 1 आज वहां उपस्थित हुए, बाकी 1 भी वो नहीं थे जो कि जिन्हें नोटिस गया। तो कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, क्योंकि दरअसल किसी को नोटिस मिला ही नहीं था। अब 24 घंटे के अंदर किसान संगठनों के पास नोटिस पहुंच जाए, वो जवाब लेके आ जाए, कैसा होगा? तो कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है कि इस बीच के समय में इसको नोटिस सर्व कर दिया जाए सभी किसान संगठनों को, उनको मिल जाएगा। और मुझे विश्वास है कि जैसे ही सर्व किया जाएगा, किसान संगठन सबसे पहले कहेंगे 8 का चुनाव आपने कैसे किया? यहाँ तो बहुत ज्यादा संगठन है जो इसका हिस्सा है, उन सबको शामिल करना होगा। तो ये सवाल सबसे शुरू में आएगा। तो कुल मिला के कोर्ट की तरफ से कोई जल्दबाजी में कोई बहुत नासमझी का फैसला नहीं हुआ है। आजकल तो यही बात कहना बहुत अच्छी बात होती है, कम से कम इसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन अभी भी कोर्ट की दखलंदाजी से क्या असर पड़ेगा उसके बारे में हम निश्चित नहीं हो सकते हैं। एक चीज कम से कम अच्छी हुई है कि कोर्ट ने मान लिया है कि इस देश में नागरिकों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, और जो किसान कर रहे हैं वो अपने उस अधिकार को एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो कि आज कही गई है। आमतौर पे आज से 10 साल पहले ऐसी बात कही जाती तो आप कहते अरे क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात है, तो होना ही था ना। लेकिन आज कोर्ट ये भी कह दे, इसी में ही सलाम करने का मन करता है। इस बात से कोर्ट खुशी होगा या नहीं कह नहीं सकते। एक और चर्चा चलते चलते वो ये कि सरकार की तरफ से आज एक चिट्ठी जारी हुई है।
कृषि मंत्री जी ने एक चिट्ठी लिखी है। वैसे 8 पेज की चिट्ठी है, लंबी चिट्ठी है। इस चिट्ठी में नया कुछ नहीं है। चिट्ठी मैंने पढ़ी, अभी 1 घंटा पहले चिट्ठी जारी हुई है ये कृषि मंत्री की तरफ से। शुरू बहुत प्यार से करते हैं, जैसा कि उनकी आदत है, अच्छा बोलते हैं। लेकिन आखिर तक आते-आते वही आरोप, वही सब भाषा जो बीजेपी वाले कई दिनों से आपको गुमराह किया जा रहा है, स्वार्थी तत्व, ये लोग अपने आप को बुद्धिजीवी बताने वाले लोग, और ये इस इशारे पे, उस इशारे पे, वही वाली सारी भाषा के अंदर उतर आते हैं। 8 पेज की चिट्ठी है जो कुल मिला के बताती है इस देश के किसानों को कि आपके कितने भले में ये कानून है, आपको इससे क्या-क्या फ़ायदा होगा, विपक्ष का प्रोपेगेंडा कैसे गलत है। कल इसका व्यवस्थित रूप से जवाब दूंगा। कल की बातचीत में इस पूरी चिट्ठी के एक-एक बिंदु की सच्चाई क्या है, उसके बारे में आपको रखेंगे। फिलहाल ऐसा लगता है कि ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के जरिए, जो एक बार लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये सब कुछ होगा, वो नहीं हो रहा है। चिंता क्यों थी? क्योंकि पहले दिन से स्पष्ट था कि ये जो पिटीशन आई है, ये आई नहीं है, ये लाई गई है। इस पिटीशन के पीछे कुछ लोग हैं। और जब किसी गुमनाम से पिटिशनर की पिटीशन पे हरीश साल्वे खड़े हो जाए, हरीश साल्वे इस देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक हैं, और जब वो खड़े हो जाएं तो स्पष्ट हो जाता है कि हरीश साल्वे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आज की तारीख में बीजेपी का हाथ है इसके पीछे। और ये पता लगने के बाद सबके मन में शंका थी कि नहीं, ये तो सरकार इसमें कुछ खेल करवा रही है। वो खेल आज पूरा नहीं हुआ, बधाई हो। अगले 10-15 दिन, और मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी है, उससे भी स्पष्ट है कि अब सरकार इसमें बदलने का कोई खास मन नहीं। तो कमर कस लीजिए, कम से कम अगले 10-15 दिन हालात ऐसे ही रहेंगे, दिल्ली और ठंडी होगी, और सरकार को शायद लगता है कि जैसे जैसे ठंड पड़ेगी ये किसान आंदोलन भी ठंडा हो जाएगा। लेकिन मैं जो देखता हूं, जो आज दिन भर मैंने देखा, ठंड पड़ रही है लेकिन किसान का खून गर्म हो रहा है। इतने लोग, आज दिन में मेरे पास किसी का हैदराबाद से फोन आया कि मैं आपको ब्लैंकेट भेजना चाहती हूँ। मैंने कहा कैसे भेजेंगे, आपका कोई रिश्तेदार जानकार है? उन्होंने कहा नहीं, मैं कुरियर से भिजवा दूंगी, मैं अमेजोन से या किसी से कह रही थी, अमेजोन को मैं ऑर्डर कर दूंगी। मैंने कहा भैया हमारे पास तो एड्रेस नहीं है, वहां सड़क पे कैसे भिजवाएंगी? उन्होंने कहा नहीं, अमेजोन भेज देगा। मेरी फैमिली ने इस बार सोचा है कि हमें सबको, किसानों को के लिए कुछ जो हम साल के आखिर में करते थे, ज्यादा नहीं, कह रही थी 5 ब्लैंकेट भिजवाऊंगी, आपको सीधे अमेजोन से भिजवा दूंगी। एक मित्र ने मैसेज भेजा कि उनकी बिटिया से क्लास में पूछा जा रहा था कि क्रिसमस का गिफ्ट क्या चाहिए, और उनकी 6 साल की बेटी ने कहा कि बस मेरे को ये गिफ्ट चाहिए कि किसान जो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाए और वो अपने घर शांति से जाए, अच्छा से रह सके। ये छोटी छोटी मिसाल हैं जो आपको बताती हैं। फरीदाबाद से एक संगठन ने कहा कि आप बताइए हम क्या भेज सकते हैं, हम आके परसों शनिवार तक हाथ में पकड़ा जाएंगे। और हमने जब कहा कि ब्लैंकेट चाहिए, तो एक सज्जन जिन्होंने 2-3 दिन पहले फेसबुक पे मैंने दिखाया था ना कि पानी चू रहा है, उन्होंने कहा मैंने वो फेसबुक लाइव देखा और मुझसे रहा नहीं गया, तो वो 40 ब्लैंकेट लेके आ गए, शाम तक अपने आप लेके आ गए, जो हमने गुजरात के सभी साथियों में बांट दिए। ये हो रहा है इस वक्त आंदोलन में। वैसे पंजाब वाले ब्लैंकेट तो लाए ही, साथ में पिन्नी पंजाब में लड्डू को, जो घर पे लड्डू बनाया जाता है वो होता है, वो भी लेके आए। ये इस आंदोलन का जज्बा है। शायद ये चिट्ठी लिखने वाले लोग ये नहीं जानते, बहुत वक्त से इनको आदत हो गई होगी ऐसे लोगों से डील करने की, जो सिर्फ कुर्सी किसी को दिखा दो, किसी को पैसा दिखा दो तो दुम हिलाने लग जाते हैं। शायद ये भूल गए हैं कि कुछ लोग कुर्सी, पैसा, लालच से खरीदे नहीं जा सकते। एक कौम इस देश में है जो रीढ़ की हड्डी खड़ी करके अपनी आवाज उठा सकती है, और वो कौम है किसान। आज की बात इतनी ही। कल आपके पास बातचीत करेंगे और इस चिट्ठी का पूरा सच आपके सामने कल मैं रखूंगा।